नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 32 के बेसिक एक्सप्लेनेशन को कवर किया था, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस को समझा था, जैसे कि एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, डायरेक्शंस क्या होते हैं, रिट की डेफिनिशन क्या होती है। और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि जो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ रहेंगे, हम उसमें सेपरेटली एक-एक वीडियो में एक-एक रिट को समझेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 8 से 10 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो में सारी रिट्स को कवर करना लॉ स्टूडेंट्स के साथ में जस्टिस नहीं होती। वो स्पून फीडिंग नॉलेज होता है और बहुत ही डेंजरस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्या होता है, इसका इलीगल डिटेंशन के साथ में क्या रिलेशन होता है, इसका थोड़ा-सा ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या थी। हम ये भी देखेंगे कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस किन-किन सिचुएशंस में कोर्ट में यूज़ किया जाता है। क्या कोई फॉरेन नेशनल इस रिट पिटीशन को फाइल कर सकता है क्या? इसका रेस जुडिकेटा के साथ में क्या संबंध है? और इसको कौन-कौन फाइल कर सकता है? और क्या होगा उस सिचुएशन में कि अगर किसी ने रिट पिटीशन लगाई है हेबियस कॉर्पस की और मीनवाइल जो डिटेन्यू है उसको रिलीज कर दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम विद केस लॉ समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। तो इसके 3 मतलब होते हैं। कहीं भी एक मतलब इसका नहीं दिया हुआ है। अगर हम बुक्स में जाएँगे, जजमेंट्स में जाएँगे तो इसके 3 मतलब हैं। इसका पहला मतलब होता है यू हैव द बॉडी, दूसरा होता है लेट अस हैव द बॉडी और प्रोड्यूस द बॉडी। ये 3 इसके डिफरेंट मीनिंग्स आपको अच्छी-अच्छी बुक्स में, एचएम सीरवाई में या डीडी बासु में या सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजमेंट्स में मिलेंगे। तो जब भी कभी भी किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है, कॉन्ट्ररी टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन दैट सिचुएशन हेबियस कॉर्पस की रिट का यूज किया जाता है, वेदर अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इलीगल डिटेंशन है क्या? मैं इस पॉइंट में जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं आपको ओरिजिन बता देना चाहता हूं और थोड़ी हिस्ट्री बता देना चाहता हूं। आपको जानने में ये आश्चर्य होगा कि जब ये रिट आई थी हेबियस कॉर्पस की, तो अकॉर्डिंग टू विलियम एच रेनक्वेस्ट, जो कि यूएस के चीफ जस्टिस थे, बहुत ही रिनाउंड जज थे, उन्होंने बोला था कि इंग्लैंड में इस रिट का पहले जो इस्तेमाल होता था वो डिटेन्यू को ड्यूस करने के लिए, उसको लिबर्टी देने के लिए नहीं होता था, बल्कि उसको डिटेंशन में रखने के लिए होता था। तो कोर्ट को जब भी किसी व्यक्ति को डिटेंशन में रखा जाता था, तब वो उसकी रिट का यूज करती थी कि लेट्स प्रोड्यूस द बॉडी एंड पुट हिम इन डिटेंशन। बट सब्सिक्वेंटली इन 1215 जब मैग्ना कार्टा आया, उसका चैप्टर 39 आया, उसके बाद से सिचुएशन चेंज हुई। 17th सेंचुरी में जब बिल्स ऑफ राइट्स आए, हेबियस कॉर्पस एक्ट आया, तब से थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इलीगल डिटेंशन क्या होता है। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारी ये कॉन्सेप्ट कि इलीगल डिटेंशन क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एज अ लॉ स्टूडेंट कि कोई व्यक्ति इलीगली डिटेन था या लीगली डिटेन था, बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इलीगल डिटेंशन वो डिटेंशन होता है जब भी कभी किसी व्यक्ति को लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में डिटेन किया जाए। उस टाइम पे प्रोविजंस कुछ कह रहे हैं और व्यक्ति को डिटेन किसी और तरीके से किया जाता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के विरुद्ध अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाए, या फिर तीसरा, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाए, इन दैट सिचुएशन दैट डिटेंशन विल बी कॉल्ड एज इलीगल डिटेंशन। हम इसके एग्जांपल्स को समझेंगे, बट हमें यह भी समझना जरूरी है कि जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस 2 तरीके से हमारे सामने आती है। पहली सिचुएशन वो होती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस इलीगली डिटेन करती है, और दूसरी सिचुएशन ये होती है जब किसी व्यक्ति को कोई इंडिविजुअल इलीगली डिटेन करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वो सिचुएशन जब किसी व्यक्ति को पुलिस डिटेन करती है। फॉर एग्जांपल, पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया किसी भी केस में, और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया विद इन 24 आवर। तो टिल द टाइम ऑफ 24 आवर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजंस के अगेंस्ट में नहीं था और वो लीगल डिटेंशन में था। लेकिन जैसे ही वो 24 आवर क्रॉस होते हैं, वो लीगल डिटेंशन इलीगल डिटेंशन में कन्वर्ट हो जाती है एज पर आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझाया था कि इलीगल डिटेंशन क्या होता है। जैसे ही कोई डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट में चली जाती है या किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अगेंस्ट में चली जाती है, उस टाइम पे वो डिटेंशन इलीगल डिटेंशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन में 24 आवर के पहले अगर कोई डिटेंशन पुलिस के पास थी, अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया था, वो डिटेंशन लीगल डिटेंशन है। लेकिन 24 आवर के बाद में दैट विल एग्जैक्टली गो कॉन्ट्री टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 2 और वो लीगल डिटेंशन बन जाएगा। इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, हेबियस कॉर्पस इन चाइल्ड कस्टडी मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में
कस्टडी बच्चे की हस्बैंड ले जाता है जबरदस्ती मां से छीन के। अब इसमें दो सिचुएशंस रहती हैं, या तो जो मदर होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती हैं और वो पिटिशन फाइल करती हैं कस्टडी ऑफ द चाइल्ड के अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अंडर में, या फिर मैंने देखा है कि कई बार जो मदर रहती हैं वो डायरेक्टली रिट पिटिशन फाइल करती हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 कि ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है और ये इलीगल डिटेंशन है और मेरे को मेरा बच्चा वापस दिया जाए। तो सेक्शन 6 के हिसाब से जो लॉफुल डिटेंशन है वो बोलता है कि जो नेचुरल गार्डियन है वो मदर एंड फादर है। तो कोर्ट इसमें बोलता है कि क्योंकि बच्चे की कस्टडी फादर ने रखी है मदर से और फादर भी एक नेचुरल गार्डियन है, तो ये किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अगेंस्ट में नहीं जाता है। सो इन दैट सिचुएशन क्योंकि इलीगल डिटेंशन नहीं है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मेंटेनेबल नहीं होती है। इसमें एक लेटेस्ट जजमेंट आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तेजस्विनी गौड़ वर्सेस शेखर जगदीश। ये बोलता है कि डिटेंशन ऑफ अ माइनर बाय अ पर्सन who is not entitled to his legal custody are treated as illegal detention. For example, अगर मैं आपसे बोलूं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई होती है और हस्बैंड बच्चे को ले जाता है और हस्बैंड बच्चा जाकर के अपने पेरेंट्स को दे देता है, सो एज पर सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एंड अदर प्रोविजंस, ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट नेचुरल गार्डियन। तो उस सिचुएशन में जो बच्चे की कस्टडी होगी वो इलीगल डिटेंशन में मानी जाएगी और उस सिचुएशन में मदर केस फाइल कर सकती है इलीगल डिटेंशन का, मींस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है हाई कोर्ट में मूव कर सकती है और वो मेंटेनेबल होगी एज पर तेजस्विनी कोर्ट जजमेंट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लीगल डिटेंशन एंड इलीगल डिटेंशन। जो तीसरी सिचुएशन होती है कोर्ट में बहुत हेबियस कॉर्पस की जो यूज होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि पुलिस बहुत ही कम आजकल ऐसा होता है कि हाई कोर्ट में केसेस आते हैं कि पुलिस किसी को इलीगली डिटेन कर रही है। जनरली केसेस आजकल आते हैं चाइल्ड कस्टडी के, जनरली केसेस आजकल आते हैं लव मैरिज के। फॉर एग्जांपल एक लव मैरिज में एक लड़का एक लड़की से लव करता है और वो लड़की के जो पिताजी हैं वो नहीं चाहते कि उस लड़की की शादी उस लड़के से हो, तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, लड़की को डिटेन कर लेते हैं और जो लड़का होता है वो एक रिट पिटीशन फाइल करता है हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 कि लड़की है वो मेजर है, 18 से ज्यादा है और लड़की के माँ बाप ने उसको जबरदस्ती बंधक बना के रखा है, डिटेन करके रखा हुआ है। तो कोर्ट जनरली क्या करती है, जो एसएचओ रहते हैं वहां के, जो टाउन इंस्पेक्टर रहते हैं, उनको नोटिस इशू करती है, क्योंकि जब भी ये पिटीशंस फाइल होती हैं आपको एक चीज समझनी होगी कि हेबियस कॉर्पस में चाहे डिटेन पुलिस ने किया हो या किसी इंडिविजुअल ने किया हो, अगर हेबियस कॉर्पस की पिटीशन लगती है तो जिस एरिया में उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसकी पुलिस को, उसके जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसको पार्टी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कोर्ट एसएचओ को ही नोटिस इशू करेगी और कोर्ट एसएचओ को नोटिस इशू करेगी और फिर पूछेगी कि ऐसी क्या बात हो गई है कि आपने इन व्यक्ति की कंप्लेंट नहीं सुनी कि उस व्यक्ति कि जो व्यक्ति डिटेन है उसको लीगली डिटेन किया गया है और आप इनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। तो कोर्ट नोटिस इशू करेगी, वो लड़की को बुलाया जाएगा, उसके जो पिताजी को भी पार्टी बनाया जाएगा जिसने उसको डिटेन किया है, वो लड़की कोर्ट में आएगी, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे और उन्होंने अगर लड़की ने ये बोल दिया कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर लड़की ने बोल दिया कि नहीं मैं अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ, मेरे को जबरदस्ती बंधक बना के रखा है, कोर्ट विल इमीडिएटली पास द ऑर्डर एंड इशू द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब हमें एक और चीज समझने की इसमें जरूरत है कि ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कौन कौन फाइल कर सकता है। तो पहला तो वो व्यक्ति फाइल कर सकता है जो इलीगल डिटेंशन में था, और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो व्यक्ति इलीगल डिटेंशन में वो रिट पिटीशन फाइल नहीं कर पाता है तो उसके फ्रेंड्स उसकी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं, उसके रिलेटिव्स उसकी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस पढ़ने में हमारे सामने आता है वो है ये है कि अगर हमने रिट फाइल की हेबियस कॉर्पस की और मीनवाइल उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो क्या हमारी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मेंटेनेबल होगी? तो इसका आंसर है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मेंटेनेबल नहीं होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे कि क्या फॉरेनर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकता है। तो जो पहले पोजीशन थी उसमें कोर्ट बोलते थे कि फॉरेनर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकता है क्योंकि ये केवल जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए है, बट सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मद्देनजर रखते हुए इन द जजमेंट ऑफ क्यूबिक डरियर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात कही कि फॉरेनर्स के पास में भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करने का अधिकार है। बट जब भी मैं आपको बोलूं कि फॉरेनर, उसका मतलब एनिमी एलियन नहीं है, एनिमी एलियन उससे एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो डिफिकल्टी आती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को समझने में वो आती है इसका
कनेक्शन रेस जुडिकेटा से। तो जब भी हम ये क्वेश्चंस अगर आप गूगल भी करेंगे और देखेंगे कि रेस जुडिकेटा क्या हेबियस कॉर्पस की पिटीशन में एप्लीकेबल होता है, आपको बहुत ही क्लियर आंसर मिल जाएगा कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है। बट ये इतना सिंपल नहीं है समझना। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका पहला पार्ट है कि जब कोई भी पिटीशन आपने हाई कोर्ट में लगाई है और पिटीशन डिसमिस्ड हो जाती है अंडर आर्टिकल 226, तो क्या हम अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं विद सिमिलर ग्राउंड्स विद सिमिलर प्रेयर? तो उसका आंसर है हाँ। उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मेंटेनेबल हो जाएगी और रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। केस का नाम है नाजुल अली मोल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरी सिचुएशन आती है कि जब हमने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लगाते हैं हम अंडर आर्टिकल 226 में, हमारी पिटीशन डिसमिस हो जाती है विद रीजंस और हम विद सिमिलर ग्राउंड्स हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाते हैं, विद सिमिलर प्रेयर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा? तो अगेन कोर्ट बोलता है कि रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा, बट द प्रिंसिपल दैट सेम लिटिगेशन की एक फाइनलिटी होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल वहां पर एप्लीकेबल होता है और रेस जुडिकेटा की एप्लीकेबिलिटी कोर्ट एक्सक्लूड करता है, बट फिर भी आपकी जो पिटीशन रहेगी हेबियस कॉर्पस की वो मेंटेनेबल नहीं होगी। तीसरी सिचुएशन आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर यही सिचुएशन देखने को मिलती है कि एक पार्टी रिट डालती है अंडर आर्टिकल 226 हेबियस कॉर्पस की और उसकी पिटीशन डिसमिस हो जाती है, फिर वो अपने ग्राउंड्स को चेंज करते हैं और फिर से अंडर आर्टिकल 226 में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेस जुडिकेटा इस सिचुएशन में लगेगा? कौन सा रेस जुडिकेटा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, जो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 में दिया होता है, जो कि बात करता है कि जो ग्राउंड्स आपको पहली पिटीशन के दौरान लेने चाहिए थे वो ग्राउंड्स आपने नहीं लिए। तो क्या उस सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस सिचुएशन में पिटीशन जो है मेंटेनेबल होगी और रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा, बट देयर हैज टू बी सम चेंज ऑफ ग्राउंड्स। केस का नाम है श्रीकांत वर्सेस डीएम बीजापुर, 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को रोकूंगा और आपको थैंक यू बोलूंगा। आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्सिक्वेंट रिट, फॉर एग्जांपल मैंडमस और शर्शरी, इन सबको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।